सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं महरौली में दिलसान खान की पुरानी हवेली देखने आई थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कोई हवेली मुझे नजर नहीं आई। दिलशान खान की पुरानी हवेली अब पूरी तरह बदल चुकी थी, सिर्फ नाम बाकी रह गया था। बहुत पहले ही इस हवेली का बंटवारा हो चुका था और अब इस हवेली में कुल 13 परिवार रहते थे। जफर का परिवार इसी हवेली के एक हिस्से में रहता था। जफर से ही मुझे इस हवेली के बारे में मालूम चला, तो मैं हवेली आ गई। हवेली के बाहर से ही मैंने जफर को कॉल किया तो उसने कहा, नाजिया, ग्राउंड फ्लोर पर महनाज बानो की नेम प्लेट लगी होगी, तुम बेल बजाओ और अंदर जाकर बैठो। मैं किसी काम से छतरपुर मार्केट आया हूँ, बस 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। जफर की बात सुनकर मैं ग्राउंड फ्लोर पर महनाज बानो का नेम प्लेट ढूंढने लगी। दिलशान खान की हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर कुल 4 प्लेटें थी। मुझे महनाज बानो का फ्लोर नज़र आया और मैंने बेल बजा दिया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला तो मैं समझ गई ये शायद जफर की मम्मी महनाज बानो होंगी। मैंने सलाम किया तो सामने खड़ी महिला ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और मुझे लेकर अपने ड्राइंग रूम में आ गई और बोली, तुम नाजिया ही हो ना? मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम नाजिया है। उन्होंने कहा, जफर ने मुझे बताया था कि उसकी एक दोस्त आने वाली है, तुम बैठो, जफर बस आता ही होगा, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में जफर भी आ गया और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं, चांदनी चौक से सीधी मेट्रो यहाँ तक आती है। मैं छतरपुर उतर गई थी और वहाँ से बैटरी रिक्शा पकड़ लिया, यहाँ तक पहुँच गई। दिलशान खान की हवेली ढूंढने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं इस टाइम दिलशान खान की हवेली में बैठी हूँ। तभी वह औरत चाय के 3 कप लेकर हमारे बीच आई और बैठ गई। जफर ने चाय का एक कप हाथों में उठाया और बोला, ये मेरी खाला शहनाज बानो है और महनाज बानो मेरी मम्मी का नाम था, जो इस दुनिया में नहीं है। जफर की बात खत्म होते ही शहनाज बानो ने कहा, ये हवेली हमारे पुरखों की थी, लेकिन वक्त के गुब्बार में ये हवेली कई टुकड़ों में बट गई। अब तो बस ये हवेली का ये हिस्सा ही बचा है जिसे हम अपना कह सकते हैं। मेरे अब्बू के ज़माने तक इस हवेली के 4 टुकड़े हो चुके थे और उन्होंने ही बाकी का हिस्सा बेच दिया और जो बचा उसे अपनी बड़ी बेटी महनाज बानो के नाम कर दिया। मैंने शादी नहीं की, इसलिए इस वक्त यहाँ हूँ। शहनाज बानो की बात खत्म होते ही जफर बोल पड़ा, नाजिया, तुम बताओ, इस हवेली में ऐसा क्या है जो तुम इसके बारे में जानने के लिए लखनऊ से यहाँ तक आ गई? मैंने कहा, जफर, जब मैंने इस हवेली के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि कोई पुरानी खंडर नुमा हवेली होगी, लेकिन यहाँ पहुँची तो हवेली पूरी तरह बदल चुकी है। जफर ने कहा, यह हवेली इतनी मशहूर भी नहीं है, फिर तुमने इस हवेली के बारे में कहाँ पढ़ा? मैंने कहा, तुम्हें पता है जफर कि मैं पुरानी हवेलियों पर अपनी किताब लिख रही हूँ। अगले साल मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए मैं लखनऊ में दिल्ली आई। मैं पुरानी दिल्ली की कई हवेलियों में गई और उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की। इसी दौरान मुझे तुम्हारी इस हवेली के बारे में जानकारी मिली और मैं यहाँ चली आई। मेरी बात खत्म होते ही जफर ने कहा, दरअसल तुम इस वक्त जिस मकान में हो ये कभी दिलशान खान की सबसे छोटी बीवी आबिदा खानम का हुआ करता था। दिलशान खान यहाँ कभी कभार ही आते थे। हमारा परिवार दिलशान खान की छोटी बीवी आबिदा खानम के वंश से ही जुड़ा हुआ है। दिलशान खान की पहली बीवी सगुफ्ता थी, जिनका परिवार यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहता था। देश के बंटवारे के बाद दिलशान खान की पुरानी हवेली में रहने वाले उनके परिवार पाकिस्तान चले गए और वह हवेली पूरी तरह वीरान हो गई। तुमने जिस हवेली के बारे में पढ़ा वह दिलशान खान की हवेली ये नहीं है, बल्कि वो है जो इस वक्त पूरी तरह वीरान हो चुकी है। जफर के मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, वो वीरान हवेली कहाँ है? जफर ने कहा, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी बलबन के मकबरे के पास, जो इस वक्त महरौली के जंगलों के बीचों बीच पड़ता है, लेकिन वहाँ जाना ठीक नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। दिलशान खान की जिस हवेली को मैं ढूंढ रही थी उस हवेली के बारे में मुझे पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी। मैं तो उसी वक्त जाना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर मैं रुक गई और जफर से बोली, खैर, अब मैं जा रही हूँ। आप लोगों से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं उठकर दरवाजे तक आई थी कि शहनाज बानो ने मुझसे कहा, दिल्ली में जब तक हो तब तक कोई भी ज़रूरत महसूस हो तो सीधे यहाँ चली आना, ये तुम्हारा ही घर है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी जरूर। महरौली से निकलकर मैं दरीबा कला आ गई। यहाँ मेरे मामू का घर था, मैं उन्हीं के यहाँ रुकी हुई थी। मेरे मामा जमाल खान की बेटी रुखसाना मेरी ममेरी बहन ही नहीं, मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी। वह सेंट स्टीफन कॉलेज में
बीकॉम कर रही थी और जफ़र भी उसी कॉलेज में पढ़ाता था। जफ़र और रुखसाना दूर के रिश्तेदार भी थे। रुखसाना के अब्बू के जफ़र के परिवार की काफ़ी मदद की थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और कॉलेज में साथ पढ़ने के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मुझे जफ़र से रुखसाना ने ही मिलवाया था। जफ़र का सपना था कि वह किसी भी तरह अमेरिका की नागरिकता हासिल करे और रुखसाना के साथ वहीं सेटल हो जाए। जफ़र जब भी मिलता अपने इस सपने के बारे में बातें ज़रूर करता। जफ़र से मुझे मालूम चला कि वह दिलशान खान की हवेली में रहता है, तो मैं उसी की हवेली देखने निकल पड़ी थी। दरअसल दिलशान खान की हवेली की तलाश में ही मैं लखनऊ से दिल्ली अपने मामू के घर आई थी और आखिरकार मुझे उस हवेली के बारे में जानकारी मिल गई थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में घूमते हुए मुझे 1 महीना बीत चुका था। इस बीच मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली थी। अब मैं लखनऊ जाना चाहती थी, लेकिन रुखसाना की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। 3 बार उसने मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया था। मैं चाहती थी कि मैं कुछ दिन और यहीं रुकूं, लेकिन मुझे घर भी जाना था। लखनऊ में मेरी माँ परेशान थी। वह रोज़ फ़ोन करती रहती थी, आज ही लखनऊ के लिए निकल जाओ, लेकिन मैं रुखसाना की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने रुखसाना को कहा कि मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है, मैं कल लखनऊ जा रही हूँ और जल्द वापस आऊँगी। ये सुनकर रुखसाना उदास हो गई और बोली, नाजिया, मैं जफ़र से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू जफ़र को पसंद नहीं करते। अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे हैदर से करना चाहते हैं, जिसे मैं पसंद नहीं करती। तुम यहाँ हो तो तुम्हारे साथ खुलकर बातें करती हूँ और कहीं भी घूम आती हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ जाते ही मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरी मम्मी मेरे साथ कॉलेज तक जाती हैं। मैं इसलिए तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने रुखसाना को प्यार से समझाया और कहा, रुखसाना, मुझे अभी जाने दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी दिल्ली आ जाऊँगी। यहाँ मुझे एक बेहद ज़रूरी काम निपटाना है। अगले दिन मैं ट्रेन में थी और दिलशान खान की हवेली के उस रहस्य के बारे में ही सोच रही थी, जिसके बारे में मुझे 1 साल पहले ही मालूम चला था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे अब्बू फारसी और उर्दू के जानकार थे। लखनऊ इंटर कॉलेज में वे इतिहास पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे भी फारसी सिखाई थी और उन्हीं की वजह से इतिहास को जानने की मेरी रुचि और भी परवान चढ़ी थी। लखनऊ में हमारे काफ़ी रिश्तेदार थे, लेकिन वह कहते हैं कि बुरे दौर में सबसे पहले रिश्तेदार ही साथ छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। 5 साल पहले जब मेरे अब्बू बीमार पड़े तो सारे रिश्तेदारों ने मेरे परिवार से दूरी बना ली, जिसकी वजह से मेरी मम्मी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब मैं ग्रेजुएशन में थी। अब्बू के इलाज में सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई। 1 साल पहले जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो मेरी मम्मी ने भी हार मान ली। तब मैं इतिहास के अपना एमए कंप्लीट कर चुकी थी। मरने से कुछ वक्त पहले मेरे अब्बू ने मुझसे घर के कोने में रखे एक पुराने संदूक को खोलने के लिए कहा। इस संदूक को मैंने हमेशा से घर के एक कोने में यूं ही पड़ा हुआ देखा था। मम्मी मुझे इस संदूक को छूने भी नहीं देती थी। अब्बू के कहने पर मैंने वह संदूक उठाया और उनके सामने रख दिया। मम्मी ने उस संदूक को खोला। उसमें बहुत पुराने कागजात थे। मेरे अब्बू ने मुझसे कहा, नाजिया, ये कागजात मेरे पुरखों की बेशकीमती धरोहर है। मैंने इन्हें संभाल कर रखा है ताकि जब तुम इस लायक हो जाओ कागजों के इन ढेर की कीमत को समझ सको, तब मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर सकूं। और मुझे लगता है कि तुम इस लायक हो चुकी हो। मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू, आप तो जानते ही होंगे कि इन कागजातों में क्या है। अब्बू ने कहा, दिलशान खान की पहली बीवी सगुफ्ता आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बहन थी। 1857 के गदर के बाद जब लाल किले से बादशाह को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले ही उन्होंने अपनी बेशकीमती चीज़ें अपने एक वफादार के हाथों में मेहरौली में सगुफ्ता के यहाँ भिजवा दी और सगुफ्ता ने बादशाह की उस अमानत को हवेली में ही कहीं छुपा दी और अपने परिवार को भी इस बात की खबर न लगने दी। 1890 में अपने इंतकाल के वक्त शगुफ्ता ने अपने बड़े बेटे शहनवाज को वह राज की बात बताई और मर गई। 1947 तक दिलशान खान की उस हवेली में शहनवाज खान के पोते शमशेर का परिवार रहता था। शमशेर 2 भाई थे। शमशेर और खुदा बख्श बंटवारे के वक्त शमशेर अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए और खुदा बख्श हवेली छोड़कर लखनऊ आ गए। मैं उसी खुदा बख्श का पोता हूँ। अब्बू ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। मैंने पूछा, इस संदूक के कागजों का मैं क्या करूँ? अब्बू ने कहा, मेरा तुम्हें फारसी भाषा सिखाने का मकसद यही था कि तुम अपने हिसाब से इन कागजातों की
जांच पड़ताल करो और दिलशाद खान की उस हवेली को खोजो जहां आखिरी मुगल बादशाह की बेशकीमती चीजें रखी है। उन पर तुम्हारा हक है, उन्हें हासिल करो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। अब मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि तुम मेरे इस अधूरे काम को पूरा करो। मुझे ये सब बताते हुए अबू का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद मैंने महीनों तक उस संदूक के कागजों पर रिसर्च करती रही। दरअसल ये पुराना संदूक दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता का था। उनके शौहर दिलशान खान उस वक्त हीरे जवाहरातों के बड़े व्यापारी हुआ करते थे और अंग्रेजों से भी उनके अच्छे ताल्लुक हुआ करते थे। इस संदूक में भरे हुए ज़्यादातर कागजों का ताल्लुक दिलशान खान के बिजनेस से था, लेकिन कुछ कागजात ऐसे थे जिन पर आखिरी मुगल बादशाह की मुहर लगी हुई थी। साथ ही उन चीज़ों की एक लिस्ट भी थी जो बादशाह ने लाल किला छोड़ने से पहले शगुफ्ता के पास भिजवाई थी। इतने कागजातों के ढेर में सबसे दिलचस्प जो चीज़ थी वो ये थी शगुफ्ता की फारसी में लिखी डायरी, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक एक जानकारी लिखी थी। शगुफ्ता की डायरी के साथ उनके बेटे शहनवाज खान की भी नोटबुक मिली थी जो मेरे लिए बेहद बेशकीमती थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे याद आया कि मैं ट्रेन में थी। ट्रेन से उतरकर मैं सीधे अपने घर पहुंची जहां मेरी मम्मी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दिन का खाना खाकर मैं अपनी मम्मी के पास बैठ गई और दिल्ली में दिलशान खान की हवेली को ढूंढ निकालने का पूरा वाक़या मैंने अपनी मम्मी को सुना दिया और पूछा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब्बू अपने पुराने जीवन में दिलशान खान की हवेली क्यों नहीं ढूंढ पाए। मम्मी ने कहा, दरअसल तुम्हारे अब्बू थोड़े आलसी और लापरवाह किस्म के आदमी थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कोशिश ही नहीं की। मेरे कहने पर वे 2-3 बार ही दिल्ली गए और तुम्हारे मामा के पास कुछ दिन रहकर लखनऊ वापस आ गए। अब मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि मैं दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जाकर उन्हें सारी बात बताऊं, ताकि वह दिलशान खान की खंडर हो चुकी हवेली की खुदाई करवाएं। खुदाई के बाद वहां से मिली बेशकीमती चीज़ें देश के धरोहर मानी जाएगी और उन्हें म्यूजियम में रख दिया जाएगा ताकि आम आदमी भी उन्हें देख सके। लेकिन ऐसा करने से मुझे ये डर लग रहा था कहीं वो बेशकीमती खजाना भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि खुदाई के बाद भी वह खजाना वहां से बरामद ही ना हो पाए। क्या पता वह बहुत पहले ही लोगों के हाथ लग चुकी हो। मेरे पास दूसरा रास्ता ये था कि मैं खुद से उस खजाने की तलाश करूं और अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं उसे सरकार के हवाले कर दूं। मैंने अपनी मम्मी से सलाह ली, लेकिन वह मुझसे खजाने के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देने लगी। मम्मी ने कहा, नाजिया, मेरी जिंदगी का खजाना तो तुम हो। तुझे कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, इसलिए इन सब चक्करों में ना पड़ो तो ही अच्छा है। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को समझाया कि रुखसाना और जफर भी मेरे साथ होंगे। आखिरकार हम सब भी दिलशान खान की ही संतानों में से तो थे, इसलिए वह लोग भी इस मिशन को अपना मिशन समझकर काम करेंगे और हम लोग मिलकर एक ऐसी बड़ी खोज कर देंगे जिससे हमारा नाम अखबार की सुर्खियों में होगा। कुछ दिनों लखनऊ में रहकर मैंने मम्मी को मना लिया और संदूक से कुछ जरूरी कागजात लेकर मैं दिल्ली आ गई। मुझे फिर से अपने घर देखकर रुखसाना बेहद खुश थी। एक दिन मैं रुखसाना के साथ जामा मस्जिद के पास वाले जवाहर रेस्टोरेंट में थी। थोड़ी देर में जफर भी आ गया और मैंने सारी बातें दोनों के सामने रख दी। मेरी बातें सुनकर जफर हैरान हो गया और बोला, दिलशान खान की हवेली मेहरौली के जंगलों के बीचों बीच में है। वहाँ दिन में लड़कियों का पहुँचना खतरनाक है, इसलिए तुम ये जिम्मेदारी मुझे दे दो। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। मुझे ये बताओ कि शगुफ्ता की हवेली के किस हिस्से में मुगल बादशाह की आखिरी निशानी को छुपाया गया था। मैंने अपने बैग से दिलशान खान की पहली बीबी शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के डर से मुगल बादशाह की आखिरी अमानत को हवेली के अंदर रखना ठीक नहीं था। अगर अंग्रेजों से ये बात मालूम चल जाती तो हवेली की तलाशी लेते और पकड़े जाने पर दिलशान खान को गद्दार समझकर उनकी भी हत्या कर देते। हवेली के पिछले हिस्से की ओर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ से पश्चिम की ओर एक सूखा हुआ कुआं था। मैंने मुगल बादशाह की वो पोटली उसी कुएं में फेंक दी और कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। मुझे लगा दिल्ली के हालात ठीक होने पर मैं अपने शौहर से कहकर इसे बाहर निकलवा लूंगी, लेकिन जल्दी ही मेरे शौहर दिलशान खान को अंग्रेजों ने गद्दार बादशाह का साथ देने के जुर्म में फांसी दे दी और डर की वजह से मैंने उस खजाने को जमीन में ही छोड़ दिया। जफर ने कहा, शगुफ्ता के मरने के बाद उनकी डायरी को उनके बेटे शहनवाज ने तो पढ़ा ही होगा। मैंने कहा, मेरे पास दूसरी डायरी है
वह शहनवाज की ही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक एक चीज़ इस डायरी में लिखी है। उनका मानना था कि मुग़ल बादशाह ने आखिरी वक्त में जो पोटली शगुफ्ता को भिजवाई थी वह शरापित थी। जो भी उसे हाथ लगाता उसका ख़ानदान ख़त्म हो जाता। इसलिए शहनवाज के बाद ये बात किसी को मालूम नहीं चली और दोनों माँ बेटे की डायरी एक संदूक के साथ मेरे अब्बू के विरासत में मिल गई। जफर ने कहा, पहले तो हमें उस खंडर के आसपास कुएं के अवशेषों को ढूंढना पड़ेगा। कुआं मिल भी गया तो उसे खोदना आसान नहीं होगा। उसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद लेनी होगी और ये सब काम रात के अंधेरे में करना होगा। मैंने कहा, ठीक है जफर, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी तरह तुम्हारी रगों में भी दिलशान खान की खून है। यह हमारे पुरखों की धरोहर है जो हासिल होते ही हमें सरकार के हवाले कर देनी होगी। इससे हमारे पुरखों के बेशकीमती खजानों को पूरी दुनिया देख पाएगी। जफर भी मेरी बातों से काफ़ी जोश में आ चुका था। मैंने कहा, अगर मुमकिन हो तो आज ही चलकर उस हवेली को देख आते हैं। मेरी इस बात पर जफर तुरंत तैयार हो गया। मैं और रुखसाना जफर की कार में बैठकर मेहरौली के लिए निकल पड़े। दोपहर तक हम लोग मेहरौली के जंगलों में पहुंच चुके थे। आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग एक बड़े से खंडर तक पहुंचकर जफर ने बताया, दिलशान खान की पहली बीबी शगुफ्ता की हवेली यही है। हवेली के खंडरों के बीचों बीच खड़ी मैं बेहद हैरान थी। मैं पत्थरों के ढेर में खुद के इतिहास को देख रही थी। हवेली के एक एक पत्थरों में मुझे अपने पूर्वजों की कहानियां नजर आ रही थी। मेरे बालों को हवा छूकर गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था कि शगुफ्ता ही थी जो मेरे बालों को छूकर मेरे यहाँ आने का सबक पूछ रही थी। मैं अपने पूर्वजों के बिखरे पड़े इतिहास में खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। तभी जफर की आवाज़ मेरे कानों में आई। वह बोला, यहाँ दूर दूर तक बरगद के किसी पेड़ का कोई नामो निशान भी नहीं है और कुआं जैसी चीज़ को ढूंढना तो और भी नामुमकिन है। रुखसाना को हवेली से ज़्यादा जफर में इंटरेस्ट था। वह तो मेरे साथ यहाँ तक इसीलिए आई थी ताकि वह जफर के साथ वक्त बिता सके। इसलिए पूरे समय जफर के आसपास ही मंडरा रही थी और मुझसे नज़रें बचाती हुई जफर के साथ रोमांस करने की फिराक में लगी रही। लेकिन मैंने देखा जफर को रुखसाना के साथ रोमांस से ज़्यादा शगुफ्ता के खजानों की फिक्र थी। इसलिए वो पूरी शिद्दत से कुएं की तलाश में जुटा रहा। मैंने फिर से शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें शगुफ्ता ने लिखा था कि पीछे की तरफ कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के पश्चिम की ओर कुछ दूर चलने पर वह कुआं था। जफर और रुखसाना के साथ मैं भी हवेली के पीछे की तरफ चल दी। अरावली की पहाड़ियों में हम लोग किसी ऐसे कुएं को ढूंढ रहे थे जिसे 150 साल पहले की मिट्टी से भरकर समतल कर दिया गया था। 150 साल पुराने किसी कुएं को खोजना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। मैंने गौर किया तो ये किसी पुराने बरगद की जड़ें थीं। आखिरकार हमें पुराने बरगद की जड़ें मिल गई थी। जब हमें कुएं की तलाश करनी थी जो बरगद के पश्चिम में कुछ दूरी पर होनी चाहिए थी, लेकिन जंगली पेड़ पौधों और झाड़ियों के बीच में किसी पुराने कुएं को ढूंढना आसान नहीं था और शाम भी होने वाली थी। इसलिए जफर ने कहा, नाजिया अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं और रुखसाना दरीबा कला आ चुके थे। रुखसाना बहुत खुश थी और मैं उससे भी ज़्यादा खुश थी। हालांकि हम दोनों के खुश होने की वजह अलग अलग थी और मैं इसलिए खुश थी कि मैं अपनी मंजिल को छू कर आई थी और रुखसाना के खुश होने की वजह ये थी कि वह अपने आशिक के साथ लिपट कर आई थी। रात को मैं रुखसाना के कमरे में ही सोती थी, इसीलिए थकी होने के कारण मैं रूम में जाते ही लेट गई। रुखसाना की आवाज़ कानों में आई तो मेरी नींद खुली। वह बोली, अब्बू और अम्मी खाने के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ। खाने की टेबल पर मेरे मामा जमाल खान बैठे हुए थे। वह हम दोनों बहनों के जफर के साथ दिन भर गायब रहने की बात को लेकर बेहद नाराज थे। उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा, आज तुम दोनों दिन भर कहाँ गायब थे? मामा के अचानक पूछे गए सवाल पर उनसे झूठ ना बोल पाई और मैंने उनका गुस्सा शांत करने की खातिर उन्हें दिलशान खान की हवेली में रखे मुगल बादशाह के खजाने की सारी बात बता दी और उन्हें यकीन दिलाने के लिए शगुफ्ता और शहनवाज खान की डायरी भी मैंने उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, नाजिया मैं समझता हूँ कि तुम रुखसाना से ज़्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें इस काम में जफर को शामिल करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, दिलशान खान की उस हवेली का वारिस तो जफर भी है ना मामा। मामा ने कहा, मुझे वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि रुखसाना उसके करीब भी जाए। मामा और मेरी बातों को सुनकर सामने बैठी रुखसाना के पसीने छूट रहे थे।
वह आंखें तरेर कर मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैंने मामा से कहा, मामा मैं दिल की बात कहूँ, मेरी नज़र में रुखसाना के लिए जफर से अच्छा लड़का कोई और नहीं होगा। उसका सपना है कि वह अमेरिका का नागरिकता हासिल करे और देखना एक दिन तो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। मामा ने कहा, तुम जफर को अभी नहीं जानती नाजिया, मैं तो उसके पूरे खानदान से वाकिफ हूँ। मैंने कहा, मामा आपकी माँ यानी कि मेरी नानी उसी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी जिस खानदान का परिवार जफर है। हम सब की जड़ें दिलशान खान से ही जुड़ी हुई है। मामा ने जवाब दिया, जो भी हो रुखसाना के लिए मैंने अपने दोस्त के बेटे हैदर से रिश्ते की बात पक्की कर रखी है। मैंने कहा, मामा अब वो ज़माना नहीं है जब माँ बाप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में भी थमा देते थे। ज़िंदगी रुखसाना को जीनी है, इसलिए आप उसी को तय करने दीजिए कि उसे किसके साथ शादी करनी है। मेरी बातों से पास खड़ी मेरी मामी बिल्कुल राजी हो चुकी थी। इतने दिनों से मैं मामा के घर में थी तो मैं मामी के ख्वाहिशों को अच्छी तरह जान चुकी थी। वह अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, इसलिए उन्हें जफर में कोई कमी नजर नहीं आती थी। मैंने अपनी मामी का दिल टटोलने के खातिर उनसे पूछ लिया, अच्छा मामी आप बताओ कि रुखसाना के लिए जफर में क्या कमी है। मामी ने मामा की ओर देखा और खुद को रोक ना पाई। बोली, जफर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको रुखसाना की खुशी से क्या मतलब है। उन्हें तो दोस्ती निभानी है, इसलिए अपने दोस्त को जुबान दे चुके हैं। मामी की बातों को सुनकर मामा हैरान थे, लेकिन वे कुछ न बोले और खाने की टेबल से उठ खड़े हुए। अपने अब्बू को नाराज़ देखकर रात भर रुखसाना बहुत टेंशन में रही और उसे टेंशन में देखकर मुझे भी बेहद अफसोस हुआ कि मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हुआ था। अगले कुछ दिनों तक मेरा मन ही नहीं लगा। एक दिन मैंने जफ़र से फ़ोन पर बात की और पूछा, जफ़र तुम्हारे मिशन का क्या हुआ। जफ़र ने कहा, इस बारे में अगले 15 दिनों तक तुम मुझसे कोई सवाल मत करो नाजिया, कुछ सफलता मिलेगी तो मैं खुद तुम्हें कॉल करके बुला लूँगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने जफ़र से कोई बात नहीं की। रुखसाना से जफ़र की बात भी अब पहले की तरह नहीं होती थी। 15 दिन बीत चुके थे। मैंने जफ़र को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन बज जा रहा था। रुखसाना ने भी उसे कॉल लगाया, लेकिन उससे कोई बात नहीं हुई थी। अगले दिन भी जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो रुखसाना बेहद घबरा गई और उसने मुझसे मेहरौली चलने को कहा। अगले 1 घंटे में हम लोग महनाज बानो के फ्लैट के सामने खड़े थे, लेकिन फ्लैट के नेम प्लेट गायब था। मैंने डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने सरदार जी को देखकर मैं हैरान हो गई थी। तभी सरदार जी बोले, कहिए क्या काम है। मैंने कहा, सरदार जी मुझे इस घर में रहने वाले जफ़र और उनकी मौसी शहनवाज बानो से मिलना है। सरदार जी ने कहा, वे लोग तो 1 हफ्ता पहले ही मकान खाली कर गए। मैंने ही ये मकान उन लोगों से खरीदा है। सरदार जी की बातों को सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे साथ खड़ी रुखसाना के भी होश उड़ गए। मैंने सरदार जी से पूछा, वे लोग मकान बेचकर कहाँ गए। सरदार जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। मैं घर आई तो मैंने मामा को जफ़र के गायब होने की बात बता दी। उन्होंने कहा, नाजिया मैंने तो पहले ही कहा था कि वे लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। मुझे पक्का यकीन है कि दिलशान खान की हवेली से खजाना हासिल कर वह दिल्ली से हमेशा के लिए भाग चुका है। दोपहर तक अपने मामा के साथ मैं रुखसाना और हवेली के जंगलों में पहुंचे। जब वह खंडर पड़ी उस हवेली के पिछले हिस्से की ओर आगे बढ़े तो देखा कि वहां गहरा कुआं खुदा हुआ था। मैंने कुएं की गहराई को देखा तो करीबन 20 फुट की खुदाई की गई थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इतना गहरा कुआं खोदने में कम से कम 10 दिन तो लग ही गए होंगे। अब हमारे हाथों से चिड़िया उड़ चुकी थी। मेरे ख्वाबों के फूलों पर जफ़र के लालच का बुलडोजर चल चुका था। अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ लूट चुका था। मेरे पुरखे कितने होशियार थे और मैं कितनी बेवकूफ़ निकली। मेरे पुरखों ने कई सीढ़ियों तक जिस अमानत को दुनिया से बचा कर रखा मुझे सौंपा था, मैंने किसी अजनबी पर भरोसा कर लिया। उस अमानत को हमेशा के लिए गंवा दिया। अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। 150 साल पहले दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र का सब कुछ लूट चुका था, अब वैसे ही दिल्ली में मेरा भी सब कुछ लूट चुका था। मैं अपने अब्बू की ही गुनहगार नहीं थी, बल्कि मैंने तो अपने उन पुरखों के साथ भी धोखा किया था जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा कर भी किसी की अमानत को बचाया था। मैं लखनऊ वापस आ गई और कुछ दिनों बाद ही मुझे मालूम चला कि रुखसाना की हैदर से शादी हो गई। 1 साल बीत चुके थे। मैंने अपनी PhD फाइनल कर ली थी और एक कॉलेज में क्लर्क बन चुकी थी। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो उधर से एक महिला की आवाज़ आई। वह बोली, आप नाजिया बोल रही हैं ना। मैंने पूछा, आप कौन। वह बोली, मैं शहनवाज बानो बोल रही हूँ। शहनवाज की आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए।
मैंने कहा, आप इस वक्त कहाँ हैं? शहनाज ने कहा, इस वक्त लखनऊ में ही हूँ। तुम अपना एड्रेस भेजो तो मैं अभी तुम्हारे घर आ सकती हूँ। अगले 1 घंटे में शहनवाज बानो मेरे घर पर थी। मैंने उनसे पूछा, 1 साल से आप लोग कहाँ गायब हो गए थे और जफ़र इस वक्त कहाँ है? शहनवाज बानो ने कहा, जफ़र इस वक्त अमेरिका में है और मैं भी 1 साल से लंदन में थी, लेकिन मैं लंदन में रहकर बेहद बेचैन थी। कुछ राज मेरे सीने में दफन थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। ये राज तुमसे जुड़े थे, इसलिए मैं तुमसे मिलने को बेताब हो गई थी। जफ़र से तुम्हारा नंबर लिया और लंदन से सीधे तुम्हारे पास चली आई। शहनाज बानो की बातें मुझे हैरान करने लगी थी। इसी बीच मेरी मम्मी चाय बनाकर लाई और वहीं बैठ गई। शहनाज बाजी गहरी सांस ली और कहा, जफ़र के अब्बू शौकत साहब उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उनके मरने के बाद महनाज बानो बिल्कुल अकेली रह गई थी। तब शौकत के दोस्त ने महनाज बानो को संभाला और धीरे धीरे दोनों बेहद करीब आ गए और मेरी बहन महनाज ने अपने शोहर दोस्त के दूसरी शादी कर ली। मैंने पूछा, तो महनाज के दूसरे शोहर का क्या हुआ? शहनाज ने कहा, तुम्हारे मामा जमाल खान ही महनाज का दूसरा शोहर है। ये बात महनाज ने अपने बेटे जफ़र से हमेशा छुपाए रखी ताकि वह अपनी माँ को गलत ना समझे। जफ़र 1 साल पहले तक जमाल खान को अपना दूर का रिश्तेदार ही समझता था। यही वजह थी कि वह रुखसाना से प्यार कर बैठा। रुखसाना जफ़र की सौतेली बहन थी, इसलिए जमाल खान अपनी बेटी रुखसाना की शादी जफ़र से नहीं कर सकता था। जब तक कि मेरी बड़ी बहन महनाज जिंदा थी, जमाल खान उसे लूटता रहा। उसकी हवेली के कई हिस्सों को बेचकर उसने महनाज का सारा रुपया हड़प लिया और वह बेचारी जमाल खान के प्यार में अंधी होकर उसके हाथों अपना सब कुछ लुटवाती रही। शहनाज बानो की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे और पास बैठी मेरी मम्मी भी अपने भाई जमाल खान की असलियत को जानकर बेहद हैरान थी। शहनाज बानो ने कहा, मेरी बड़ी बहन महनाज के मरने के बाद जब मैं लंदन से महरौली आई थी, तब जफ़र 12 साल का था। मैंने शादी नहीं की थी और मेरे कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए मैंने जफ़र को अपना सगा बेटा माना और उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा मामा जमाल खान मेरी बहन का शौहर था, इस नाते वे घर आता जाता रहता और न जाने कब मुझे उससे इश्क हो गया। जफ़र के घर में ना रहने पर वह घर आता और हम दोनों एक दूजे में खो जाते। 1 साल पहले जब तुम जफ़र के साथ महरौली के जंगलों में खजाना ढूंढने गई थी, तब तुमने एक बड़ी गलती कर दी थी। घर आकर तुमने अपने मामा जमाल खान को महरौली के उस खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया था। जमाल खान 2 दिनों तक परेशान रहा। एक दिन जमाल खान उस वक्त मेरे घर आया जब जफ़र घर पर नहीं था। जमाल खान ने जफ़र से कहा, जिस खजाने की वह तलाश कर रहा है वह खजाना वहाँ नहीं है। बंटवारे के वक्त जो लोग हवेली छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वही लोग खजाने को भी अपने साथ ले गए। जमाल खान ने इस बात के सबूत दिखाए तो मुझे और जफ़र को उसकी बातों पर यकीन हो गया। जफ़र ने जब रुखसाना से अपनी शादी की बात की तो जमाल खान ने उसे कहा कि वह रुखसाना को भूल जाए क्योंकि वो उसकी बहन है। ये खबर जफ़र के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए जमाल ने महनाज से अपनी शादी के सबूत उसके सामने रख दिए और जफ़र से बोला, तुम यहाँ रहोगे तो रुखसाना तुम्हारे लिए पागल बनी रहेगी क्योंकि मैंने उसकी माँ से छुपाकर तुम्हारी माँ महनाज से शादी की थी। इसलिए तुम यहाँ से अमेरिका चले जाओ। मैं 1 महीने के अंदर तुम्हारा वीज़ा करवा दूंगा और जब तुम अमेरिका पहुँच जाओगे तो मैं बहुत जल्द तुम्हें वहाँ का पीआर भी दिलवा दूंगा। जफ़र ने अमेरिका के पीआर के लालच में जमाल खान की बात मान ली और हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। जफ़र के अमेरिका चले जाने के बाद मुझे जमाल खान की सच्चाई पता चली। जफ़र को अमेरिका भेजकर जमाल खान ने वह खजाना हासिल कर लिया और वह खजाना काफ़ी दिनों तक मेरे बेडरूम में पड़ा रहा। फिर एक दिन वह उस पोटली को मेरे घर ले गया और फिर कुछ दिनों के बाद ही महरौली के मेरे पुश्तैनी मकान को बेचने की जिद करने लगा। मैं जमाल खान की असलियत पहचान चुकी थी, इसलिए मैंने उसे भनक भी ना लगने दी और महरौली वाला मकान बेचकर लंदन चली गई। पिछले महीने में लंदन में ही थी और जफ़र मुझसे मिलने लंदन आया और मैंने उसे जमाल खान के धोखे की सारी बात बता दी। तब से वह खुद को तुम्हारा गुनहगार समझ रहा है। जफ़र इस वक्त अमेरिका में है, उसे अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है। वह चाहता है कि तुम उसे माफ़ कर दो। तुम्हें ये बात बताकर मैं खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही हूँ। आज रात की मेरी फ़्लाइट है, मैं वहाँ लंदन चली जाऊँगी। ये जफ़र का नंबर है, हो सके तो एक बार जफ़र से बात ज़रूर कर लेना। शहनाज बानो के जाने के बाद मैंने अपनी मम्मी की ओर देखा और बोली, मुझे क्या करना चाहिए मम्मी? मम्मी बोली, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया
और सच्चाई की लड़ाई में सामने कोई अपना ही क्यों ना हो, उसे लड़ना ज़रूरी हो जाता है। मेरी एक सहेली रुबीना दिल्ली के क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। दिल्ली जाकर उससे मिली और अपने मामा के काले करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया। अगले ही दिन मामा के घर पर छापा पड़ा और उनके यहाँ से आखिरी मुगल बादशाह का आखिरी खजाना मिल गया और जल्दी ही उस खजाने को आर्कियोलॉजिकल विभाग की निगरानी में म्यूजियम में रख दिया गया। मैं बेहद खुश थी और मेरी इस खुशी की एक वजह जफर भी था। जल्दी ही वह मुझसे मिलने लखनऊ आ रहा था। जफर ने अपनी गलती मान ली थी और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था। कहानी से सीख। कई बार हम इंसान को पहचानने में भारी भूल कर बैठते हैं, जिसका खामियाना हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें धोखा ना मिले तो हमें हर आदमी पर भरोसा करने की अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।